यस, नाउ लेट्स कम टू द डिस्कशन ऑफ माइनर्स। ये तो आपको अच्छे तरह से पता है, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज दे आर कंसिडर्ड टू बी माइनर्स। आइए, ये हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेना है, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस आउट। अ पर्सन हु इज अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट may not be a partner in a firm। माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। बिलो 18 को लॉ मानता है कि इसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। ठीक है, तो लॉ बिलो 18 वाले को माइनर ट्रीट कर रहे हैं और दे कैन नॉट बी ए पार्टनर इन अ फर्म, बट with the consent of all the partners for the time being he may be admitted to the benefits of partnership। पार्टनरशिप का बेनिफिट मिल सकता है, पार्टनर का स्टेटस नहीं देंगे, मगर पार्टनरशिप का बेनिफिट देंगे। हम आपको बेनिफिट देना चाहते हैं। सच माइनर हैज राइट टू सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे शेयर मिलेगा और क्या मिलेगा, एंड ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, प्रॉफिट्स भी मिलेगा। तो शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स एज मे बी अग्रीड अपॉन। ये अग्री कौन करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है। And he may have access to and inspect copy क्या चीज का, अकाउंट्स ऑफ द फर्म। हिसाब किताब एक्सेस कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। सच माइनर शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। आपने कई डिस्कशन किए हैं अभी, फर्म विल बी लायबल, फर्म विल बी लायबल। तो माइनर का भी हिस्सा, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि फर्म को पैसे चुकाने हैं, तो माइनर का भी हिस्सा, शेयर, इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, शेयर मिलेगा नहीं। अगर कल को कुछ ऐसा सिचुएशन हो तो फर्म माइनर का भी शेयर यूज कर सकती है। सच माइनर शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, बट द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी सच एक्ट। पर्सनली माइनर को कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट माइनर का जो हिस्सा है उसे यूज किया जा सकता है। सच माइनर में नॉट sue द पार्टनर्स फॉर एन अकाउंट। अब माइनर को ये अधिकार नहीं दिया जा रहा कि वो केस कर दे बाकी पार्टनर्स पे, हिसाब देना, अकाउंट्स बताओ, या अगर पैसे नहीं मिले और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब शेयर नहीं मिले हैं, तो माइनर मे नॉट sue, मे नॉट, और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। मगर एक ऐसा सिचुएशन आता है लॉ में जब वो सीयू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। सेव मतलब एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन, व्हेन सेवरिंग हिज कनेक्शन, मतलब जब पार्टनरशिप से तोड़ा जा रहा है, कनेक्शन तोड़ा जा रहा है पार्टनरशिप से माइनर का विद द फर्म, और उस सिचुएशन पे उसे उसका हिस्सा नहीं मिला है, तो इन सच केस द अमाउंट ऑफ हिज शेयर shall be determined by valuation made as far as possible in accordance with the rules contained in section 48। तो कहा यह जा रहा है कि देखो भाई, माइनर पार्टनर को स्यू तो नहीं करेगा, मगर स्यू करने का नौबत कभी आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आया कि आपको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, तो आपका वैल्यूएशन जो है, एक रूल्स बना दिया गया है जो सेक्शन 48 है, तो आप सेक्शन 48 को फॉलो करिए, आपको स्यू करने की कोई दरकार नहीं पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट ऑल द पार्टनर्स एक्टिंग टुगेदर और एनी पार्टनर एंटाइटल्ड टू डिसॉल्व द फर्म
upon notice to other partners may elect in such suit to dissolve the firm. अगर समझ लो अगर firm को dissolve कराया जा रहा है and thereupon the court shall proceed with the suit as one of dissolution and for settling accounts between the partners. ये सिंपल लैंग्वेज में यही है कि अगर किसी एक पार्टनर के पास वो पावर है कि वो नोटिस देकर दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कराना चाह रहा है और कोर्ट जो है सूट ऑफ डिसोल्यूशन बोल रही है कि चलो ठीक है डिसॉल्व कर लो और अकाउंट्स जो है पार्टनर्स के बीच में सेटल होगा एंड देन द अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ द माइनर शैल बी डिटरमाइंड along with the share of other partners. कहने का मतलब ये है माइनर को छोटा बच्चा जान के आंख दिखाना रे, वो जो गाना है ना वही है कि माइनर है तो क्या हुआ। जब आप लोग अपना हिस्सा तय कर रहे हो डिसोल्यूशन के समय तो माइनर का भी हिस्सा तय करना होगा। अच्छा एक बात बताओ, डिसोल्यूशन के समय हिस्सा नहीं तय करोगे तो फिर कब करोगे? सब अपना अपना हिस्सा लेके चला गया, माइनर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, उसको स्यू करने का तो पावर दिया नहीं है। तो कोर्ट ने खुद से अलग से कह डाला है कि भैया जब ऐसा कुछ काम करोगे तो माइनर का भी हिस्सा देख लेना। एट एनी टाइम विद इन 6 months, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। जब भी माइनर मेजर बनता है मतलब 18 ईयर्स के ऊपर होता है तो उसे 6 months का टाइम दिया जाता है। विद इन 6 months माइनर को ये बता देना रहता है कि भैया मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ क्या नहीं, क्योंकि अब वो माइनर नहीं है, वो मेजर हो गया है। तो वो फुल फ्लेजेड पार्टनर चाहे तो वो बोल सकता है कि हाँ भैया मैं पार्टनर बनूंगा, फुल फ्लेजेड पार्टनर, या वो ये भी बोल सकता है नहीं भैया हाथ जोड़ रहा हूं मुझे पार्टनर नहीं बनना है। तो 6 months के अंदर आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, अगर 1 जनवरी को उसका बर्थडे है तो 1 जनवरी से 6 months तक, अगर समझ लो कि अब वो मेजर हो गया है और 6 months तक उसने कुछ नहीं कहा है तो ये मान लिया जाएगा कि अब वो पार्टनर बन गया है। अब देखो दोस्त, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि कोई माइनर को पता ही नहीं है कि मुझे पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में लिया गया है, उसे पता ही नहीं है, समझो बात को, और वो अब मेजर बन गया है। मेजर बनते के साथ ऑटोमेटिकली बोला जा रहा है कि अगर आप नहीं बोलोगे, मना नहीं करोगे, अगर आप नो नहीं बोलोगे तो हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि आप पार्टनर के लिए यस हो गए हो। अब सोचो एक सिचुएशन, एक माइनर है, एक माइनर है, माइनर का नाम बताओ, चलो राहुल। राहुल एक माइनर है, उसे पता ही नहीं है, अब वो मेजर बन गया है, 6 months बीत गए हैं, ऑटोमेटिक उसे पार्टनर बना लिया गया है, और कमाल का बात है कि राहुल को पता ही नहीं है। अब ये पार्टनरशिप फर्म का 2 करोड़ का लॉस हो गया। अब राहुल को बोला जाता भैया राहुल 50 लाख रुपया तुम्हारा नुकसान। अब राहुल बोला रहे भैया कैसा नुकसान, कैसा पार्टनरशिप, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। बोला नहीं नहीं नहीं, एज पर द रूल व्हेन यू बिकम अ मेजर विद इन 6 months यू हैव टू से कि वेदर यू वांट टू बी पार्टनर और यू डोंट वांट टू बी पार्टनर। तो तुमने तो राहुल कहा ही नहीं कि हमें पार्टनर नहीं बनना है। अब राहुल बोला रहे अंकल जी मुझे पता ही नहीं। बोला नहीं 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 नहीं, क्योंकि तुमने मना नहीं किया इसका मतलब तुम पार्टनर हो। तो ये लॉ को तोड़ मरोड़ के कुछ बदमाशी की जा सकती है, मगर अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए तो राहुल को प्रूफ करना होगा कि भैया देखो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आइए अब हम आपको रीड करके देते थे, रीडिंग से आपको समझ में आ जाएगा जितना डिस्कशन हमने किया है वही चीज लॉ में है। एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी और ऑफ हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है, किसी को पता चल जाए कि मुझे पार्टनरशिप के बेनिफिट में रखा गया है, और हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन admitted to the benefits of partnership, whichever date is later,
such person may give public notice that he has elected to become or that he has elected not to become. कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी को पता चले कि मुझे पार्टनरशिप का बेनिफिट दिया जा रहा है, तो ये उसके पास एक पावर है कि वो बताएगा कि भैया मेरे को इलेक्ट नहीं होना है. And such notice shall determine his position as regards the firm. ये नोटिस ही उसके पोजीशन को क्लैरिफाई करेगा. अब संग संग क्या बोला जा रहा है? प्रोवाइडेड दैट इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, नोटिस देना भूल गया या नहीं दिया, तो क्या होगा? ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 months. ये तो चलो समझ में आ गया कि नोटिस नहीं देने का मतलब है कि आप पार्टनर कहलाओगे. अब समझो कि किसी को पता ही नहीं हो. देखो ये जो पॉइंट नंबर 6 है, इसका मतलब वही है. वेयर एनी पर्सन हैज बीन एडमिटेड एज अ माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इन अ फर्म, द बर्डन ऑफ proving the fact that such person had no knowledge of such admission. भैया मेरे को एडमिशन ले लिया, बेनिफिट दोगे, मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं था. अंटिल अ पर्टिकुलर डेट, मुझे तो भैया ये नॉलेज मिला ही है अभी. मुझे ये नॉलेज 1 अगस्त को मिला है भैया, 1 अगस्त को. मेरा हैप्पी बर्थडे था 1 जनवरी को, तो 30 जून को 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं. और आप लोग तो मुझे 1 जुलाई से फुल फ्लेजेड पार्टनर बना लिए हो. इसका मतलब है कि 1 जुलाई से जो भी हादसा हो रहा है फर्म में, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं. मगर भैया मुझे तो 1 अगस्त को पता चला है, मुझे तो पता ही नहीं था. क्या बोल रहे हैं? That such person had no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority. मेजोरिटी अटेन किया 1 जनवरी को, एक्सपायर हुआ 30 जून को, 6 महीना, 1 जुलाई, बट उसको पता चला 1 अगस्त को. shall lie on the person asserting that fact. तो जो इंसान बोल रहा है मुझे नहीं पता है, तो ये प्रूफ भी उसे ही करना पड़ेगा कि देखो भैया मेरे को कहाँ से पता चलेगा. आपने मेरे को बेनिफिट दिया, आपने कोई चिट्ठी दिया, कहीं मेरे से सिग्नेचर कराया, बताइए. कहीं पर भी मेरे को कोई ऐसा सिचुएशन है कि मीटिंग हुआ, मैंने कहीं मिनट्स में साइन किया, कहीं है तो बताइए. चलिए आगे देखते हैं. वेयर सच अ पर्सन बिकम्स अ पार्टनर. चलो अब आप पार्टनर बन गए हैं, अब हम बड़े हो गए, मेजर हो गए, अब हम पार्टनर बन गए. हिज राइट एंड लाइबिलिटीज एज अ माइनर, जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज माइनर के तौर पे था, would continue up to the date on which he becomes a partner. But he has also become personally liable to third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership. अब भैया पार्टनरशिप में आ गए हैं, ठीक है. ये देखिए फिर से, हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज अ माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम्स अ पार्टनर. अब ये माइनर नहीं रह गए, पार्टनर बन गए हैं. इनका राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज अ माइनर जो था, राइट्स एंड लाइबिलिटीज कंटिन्यू होगा अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम्स पार्टनर. बट ही ऑल्सो बिकम्स पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. पहले हम पढ़े थे जब वो माइनर था, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, उसका सिर्फ शेयर जो है वो लायबल होगा. मगर आज का स्टेटस बदल गया है, अब आप मेजर हो गए हो, तो अब आप भी पर्सनली लायबल हो गए. तो ये एक नया पॉइंट आ गया. हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म shall be the share
टू विच ही वॉज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। ये नहीं है कि अब बड़ा हो गया बच्चा तो कल तक 20% का शेयर था तो भैया आज 40% हो गया, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर सच अ पर्सन इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। भैया हमको ये पार्टनर नहीं बनना है, तब क्या होगा? हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज शैल कंटिन्यू टू बी ऑफ टू बी दोज ऑफ अ माइनर until this section up to the date on which he gives public notice। अब उसे पब्लिक नोटिस जब दे दे तब तक का राइट्स एंड लाइबिलिटीज है उसका। पब्लिक नोटिस देने के बाद उस वो मुक्त हो जाएगा। His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of notice। नोटिस के बाद अगर फर्म ने कुछ लॉस कर लिया, उसका शेयर सुरक्षित है। ही शैल बी एंटाइटल टू स्यू द पार्टनर्स। देखो पहले जब वो माइनर था तो उसे कहा गया था कि तुम पार्टनर को स्यू नहीं कर सकते हो, मगर अब आप मेजर हो गए हो। ही शैल बी एंटाइटल्ड, अगर आप चाहो तो स्यू कर सकते हो फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 4। तो अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं, शेयर नहीं मिल रहा, तो आप ही इज एंटाइटल्ड टू स्यू द पार्टनर्स। Nothing in subsection 7 and 8 shall affect the provisions of section 28। अब इस सेक्शन का एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस मेरे दोस्त, ये आप खुद करो तो बेटर है, ठीक है? क्या मैं आपको रीडिंग करने का टाइम दूं? बोलिए, एक क्विक रीडिंग लगा लीजिए फटाफट। आप भी लगाइए, मैं भी लगाता हूँ। क्विक रीडिंग क्लासरूम में ही करिए, घर पे आप नहीं करने वाले हो, ठीक है? तो क्विक रीडिंग आप यहीं लगाइए। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी हम कंप्लीट करेंगे, सिर्फ 6 to 7 मोर पेजेस, ठीक है? जस्ट प्लीज गो फॉर अ क्विक रीडिंग। चलिए, मैंने तो रीडिंग कर ली है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट आप देख लीजिए। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, but if the firm is declared insolvent, his share in the firm
वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी। और क्या है जब वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है? इट मे बी नोटेड दैट सच माइनर shall give notice to the registrar that he has or has not become a partner। रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ता है। आइए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। कोई पार्टनर आएगा, कोई पार्टनर जाएगा, तो क्या होना है? एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विल रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये बात तो अपने को पता है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया है। एक नया पार्टनर आया है, दो नया पार्टनर आया है या एक गया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। दस ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, ये बड़ा भारी टर्म है, एक्सपल्शन, निकाल देना। क्यों मैं बोल रहा हूँ भारी है? क्योंकि आपस में बहुत प्रेम से, विश्वास से एक पार्टनरशिप बनाते हैं। एक्सपल्शन बहुत भारी शब्द है। और ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर एटसेट्रा अ फर्म विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी। रिटायरमेंट में एक तो होता है रिटायरमेंट फ्रॉम द बिजनेस और एक होता है परमानेंट रिटायरमेंट फ्रॉम लाइफ। ठीक है, तो ये भूलना मत, डेथ को भी आप डाल सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर subject to contract between the partners and to the provisions of section 30। सेक्शन 30 क्या है? अभी अभी जो हमने पढ़ा है, ठीक है, माइनर एडमिशन, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? No person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all existing partners। नया पार्टनर बिना बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के तो आ ही नहीं सकता, ये तो हम शुरू से जानते हैं। Subject to the provision of section 30, a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any acts of the firm done before he became partner। एकदम साफ सा बात है। मैं जब पार्टनर था ही नहीं तो उस समय जो भी हरकत किया है मैं क्यों उसका लाइबिलिटी भुगतूं? सिंपल है। As we have studied earlier, subject to a contract between partners and the provisions regarding minors in a firm, no new partner can be introduced into a firm without the consent of all existing partners। So this is absolutely clear। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ न्यू पार्टनर, अब समझ लो कंसेंट मिल गया है, नया पार्टनर आ गया है। सो वी वेलकम मिस्टर सुधीर मोर ऑन बोर्ड। तो सुधीर साहब आइए, अब आप भी पार्टनर हो। The liabilities of the new partner ordinarily commence from the date when he is admitted as a partner। पार्टनर बनते के साथ लाइबिलिटीज चालू हो गया भैया। द लाइबिलिटी ऑफ द न्यू पार्टनर unless he agrees to be liable for obligation incurred by the firm prior to the date। अब ऐसे कोई मूर्ख चंद ही होगा जो प्रायर लाइबिलिटीज अपने सर पे लेगा? कोई अग्री नहीं करता है दोस्त। The new firm, including the new partner who joins it, may agree to assume liability for the existing debts of the old firm। ये तो देखो आपस में तय हो जाता है। चलो पता है कि मतलब पुराना 10 लाख का कर्जा है तो भैया चलो मेरे सर पे 2 लाख का कर्जा, कैसे ही घुमा लो, गुडविल नहीं दे रहा है तो कर्जा ले लिया, कहे कैसे ही ले लो। एंड क्रेडिटर्स में अग्री टू एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज देयर डेटर्स एंड डिस्चार्ज द ओल्ड पार्टनर्स। The creditor's consent is necessary in every case to make the transaction operative। एकदम सही बात है। क्रेडिटर्स जिनसे जो हमसे पैसा पाएंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, नया कॉन्स्टिट्यूशन।
मतलब अमिताभ बच्चन आ गए हैं और धर्मेंद्र जी जा रहे हैं, तो पैसा तो धर्मेंद्र जी से लेना था, धर्म जी से पैसा लेना था, बट अमिताभ बच्चन आके बोलता है अब अपन आ गया है। और क्रेडिटर बोल रहे हैं ठीक है बच्चन साहब आप पर भरोसा है हमें, तो जो पैसा हमें धर्म जी से लेना था हम आपसे ले लेंगे। क्रेडिटर एकदम अग्री कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्चार्ज द ओल्ड पार्टनर्स, मतलब धर्म पाजी जो है भैया आप रिलैक्स रहिए, पैसे जो देना है वो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। द क्रेडिटर्स कंसेंट इज नेसेसरी, ऑफ कोर्स क्रेडिटर का कंसेंट नेसेसरी है इन एवरी केस टू मेक द ट्रांजैक्शन ऑपरेटिव। कैसा ट्रांजैक्शन? नया पार्टनर बच्चन साहब जो आए हैं। नोवेशन इज द टेक्निकल टर्म इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सब्सटीट्यूटेड लाइबिलिटी, ऑफ कोर्स नॉट कन्फाइंड ओनली टू द केस ऑफ पार्टनरशिप। तो ये हो गया नोवेशन। बट अ मियर अग्रीमेंट अमंग्स पार्टनर्स कैन नॉट ऑपरेट एज नोवेशन। सिर्फ पार्टनर्स आपस में तय कर लिए हैं भाई धर्म पाजी जा रहे हैं, बच्चन साहब आप आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा? जो क्रेडिटर्स जो हमसे पैसा पाएंगे उनका यस जरूरी है। Thus an agreement between the partners and the incoming partner that shall be liable for existing debts, मतलब धर्म जी का डेट्स, डेट्स DEPTS, डेट्स बी साइलेंट रहता है, डेप्स डेप्स बोलते हैं बहुत लोग, डेप्स डेप्स नहीं होता इंग्लिश भैया, फनी लैंग्वेज में मैं क्या करूं, DETS डेट्स, बी होता है बट हो के भी नहीं होता है। will be will not be ipso facto give creditors of the firm any right against him। तो भैया क्रेडिटर अगर अग्री करें एक्सेप्ट करें तो ही काम आगे बढ़ता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ टू पार्टनर्स, this section does not apply to a partnership of two partners which is automatically dissolved by death of one of them। सही बात है। अब हम चर्चा करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 32। बट रिटायरमेंट से पहले हम भी थोड़ा सा रिटायर करना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है? इजी रहो, इजी है, बस 4 पेज और है, उसके बाद यूनिट 3 बचा है। यूनिट 3 को भी आराम से करेंगे और पार्टनरशिप में केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे आगे। हम लोग अभी एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, उसके बाद काफ़ी अच्छे प्रेजेंटेशन से हम आपको विजुअल डिलाइट्स पे लेकर जाएंगे, रिवीजन करेंगे। सो दिस इज जस्ट द वार्म अप सेशन, बेस बना रहे हैं अभी, बेस को बड़ा मजबूती से बना ले रहे हैं। उसके बाद आप चिंता मत करिए, एग्जामिनेशन पे कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, क्या लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सारा डिस्कशन करेंगे, आपको पूरा अच्छा तरीके से तैयार करके भेजेंगे। चलिए टेक अ ब्रेक एंड देन वी मीट आफ्टर द ब्रेक। Yes friends, welcome to the 7th lecture. Today is the 7th lecture of the Indian Partnership Act, or most probably we'll try to finish this unit 2 today. Let's see. तो आज का डिस्कशन है दोस्तों रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। लेट मी ऑल्सो डिस्कस द स्टडी प्लान्स, एग्जैक्टली क्या करने वाले। पहला प्लान हमारा है, फर्स्ट प्लान इज ICAI स्टडी मटेरियल। सबसे पहले हम ICAI का स्टडी मटेरियल को रीड करेंगे, उसके बाद जो हमारा सेकंड प्लान रहेगा, जो रिविजनरी प्लान रहेगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आपको बहुत सारे पिक्चर्स के साथ वापस से कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कराएंगे।
पिक्चर्स रहेगा और रहेगा केस स्टडी। थर्ड स्टेप में हमारा LMS सिस्टम, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहां जाकर आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे और जो भी क्वेश्चन आंसर आप वहां करोगे आपका रिजल्ट मेरे पास आते रहेगा। हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट मेरे को मिलता रहेगा। यू कैन इंटरेक्ट, आपका कहाँ गलती हुआ, क्या सही आंसर होना चाहिए था, किस प्रकार से आपको आंसर्स लिखने हैं, सारे के सारे पैटर्न आपको LMS में मिलेगा। सो एग्जॉस्टिव पढ़ाई करना है। सबसे पहले स्टडी मटेरियल को देखो, समझो, लैंग्वेज वहां से अपने को पिकअप करना है। फाइनली इंस्टीट्यूट के रिविजनरी टेस्ट पेपर्स आते हैं, RTPs, और इंस्टीट्यूट इशू करेंगे सैंपल क्वेश्चंस या सैंपल टेस्ट पेपर्स। सो सबको हम फॉलो करते रहेंगे। आप हमसे संपर्क बनाए रखिए, यू विल गेट एवरीथिंग। सो अभी जो हम काम कर रहे हैं, अभी हम बेस को मजबूत कर रहे हैं। CA फाउंडेशन है, तो अभी हम बेसिकली दोस्तों फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं अपना। आगे धीरे धीरे आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, रिवीजन हो जाएंगे, आप क्वेश्चन आंसर्स देख लोगे, आपका आंसरिंग पैटर्न भी हम चेक करके बताएंगे कि कहाँ क्या गलती हो रहा है। सो ओवरऑल जब हम पूरी ये 6 मंथ्स का एक अच्छा एग्जॉस्टिव कोर्स है, आपको पता चल जाएगा कि यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू फेस द प्रोफेशनल एग्जाम, द फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम ऑफ योर लाइफ, और यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। सो आइए आज का लेक्चर अपने स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट से शुरू करना है। तो रिटायरमेंट के बारे में, पार्टनरशिप का रिटायरमेंट है, कोई आसान बात नहीं है भाई। जब पार्टनरशिप किए थे तो एक अग्रीमेंट में किए थे, मिलकर किए थे, दिल और जान आत्मा को एक किए थे। बहुत भरोसा का काम है ये पार्टनरशिप। तो अब रिटायरमेंट का बात हो रहा है, मतलब साथ छोड़ने का बात हो रहा है। तो क्या साथ छोड़ देना इतना आसान है? साथ छोड़ने की बात हो रही है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, क्या आप रेडी है? रिटायरमेंट अगर आपको चाहिए, पार्टनरशिप से रिटायरमेंट चाहिए, तो आपको सबसे पहले सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। भैया अब हम रिटायर करना चाहते हैं, नहीं भाई तेरे को नहीं जाने देंगे। अगर कंसेंट नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने मन मर्जी से रिटायरमेंट नहीं ले सकते हो। कंसेंट ऑफ, दोस्त यहां ध्यान दीजिए, ऑल, सारे के सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। इजी नहीं है। इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, या एक्सप्रेस अग्रीमेंट बने कि भाई बाकी सारे पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं, एक्सप्रेस अग्रीमेंट बना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई सिचुएशन पे स्टार्टिंग में ही पार्टनर बोल देता है कि देखो भाई मैं तब तक मेरा इच्छा है तभी तक मैं पार्टनर रहूंगा, जब तक मेरा इच्छा। इसको कहते हैं पार्टनरशिप इज एट विल। अब समझ में आएगा कि पार्टनरशिप एट विल क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाद में अगर कंसेंट नहीं दोगे आप लोग सबको ही, तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। तो शुरुआती तौर पे ही भैया चर्चा कर लेते हैं कि मैं जब भी निकलना चाहूं मैं अपनी इच्छा से पार्टनरशिप से निकल सकता हूं। तो अगर कोई पार्टनर वैसा हो जो स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि भाई मैं तो पार्टनर बन रहा हूं, बट जब भी मुझे एग्जिट चाहिए आप लोग मुझे रोकोगे नहीं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप एट विल पे है तो उसे अगर निकलना है तो वो सिंपल एक नोटिस देगा, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। यहां पर इसको कंसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आइए पॉइंट नंबर 2 में। ये जो पॉइंट 2, 3 एंड 4 हम पढ़ेंगे, ये
ऑल्सो वैलिड है अगर किसी पार्टनर को हम एक्सपेल कर दें, निकाल दें, तो ये पॉइंट रिटायरमेंट में भी एप्लीकेबल है और अगर किसी पार्टनर को एक्सपेल कर देंगे तो भी वैलिड है। तो आइए पॉइंट नंबर 2 पर थोड़ा नजर डालते हैं। अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम एनी लायबिलिटी। डिस्चार्ज मतलब कोई लायबिलिटी उनके माथे पे है तो जा भैया तू फ्री हो गया है, मुक्त हो गया है। बैटरी होता है ना, बैटरी में जब तक पावर रहता है बैटरी चलता है, और अब बोलते हैं भैया बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। एसी का रिमोट चला रहे हैं, एसी नहीं ऑन हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बैटरी डिस्चार्ज हो गया, मतलब बैटरी के अंदर जो पावर था वो खत्म हो गया है। तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गया, जो लाइबिलिटी था वो खत्म हो गया है। रिटायरिंग पार्टनर में बी डिस्चार्ज्ड। अब भैया पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, तो जब तक आप फर्म में थे, हो सकता है ना बिजनेस में लाइबिलिटीज होते हैं। अब मैं बिजनेस छोड़ के चला, तो भैया बिजनेस छोड़ के चला, बिजनेस के ऊपर 50 लाख का कर्जा है और हम 5 पार्टनर हैं, तो भैया 10 लाख का कर्जा तो तेरे सर पे भी है। तू छोड़ने का बात कर रहा है, ये 10 लाख कौन देगा भैया? तो रिटायरिंग पार्टनर में भी डिस्चार्ज, पॉइंट इज मे बी। ये तो क्लियर हो गया कि 10 लाख का कर्जा है, कर्जा मतलब लायबिलिटी। और रिटायरिंग पार्टनर में भी डिस्चार्ज मतलब ये 10 लाख जो तुम्हें देना है, जा लल्लू ऐश कर, जी ले अपनी जिंदगी, तुम्हें अब 10 लाख नहीं देना है। 10 लाख नहीं देना है। देखो भैया ये धर्म खाता का तो काम नहीं है, बिजनेस है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तो 10 लाख नहीं देना। एक काम कर, जो तेरा गाड़ी है अभी तक फर्म में नहीं था, ये 10 लाख का गाड़ी तू फर्म को ट्रांसफर कर दे, तो तेरा लायबिलिटी तो भैया हमने ले लिया। अब हम बाहर वाले को देते रहेंगे पैसा, तेरे को कोई टेंशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। ये तो आपस की ट्रांजैक्शन है, पार्टनर्स आपस में क्या सोचे वो तो उनका आपस में बात है। बट इमेजिन करो अगर 50 लाख का लायबिलिटी है और 10 लाख रुपया करके हर पार्टनर्स के सर के ऊपर लायबिलिटी है, और एक पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अभी तक भैया साथ में थे, 50 लाख देना है, तेरा हिस्सा 10 लाख का है, डिस्चार्ज कर रहे हैं हम तुमको फॉर एनी एक्ट्स डन फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। चलो ठीक है, डन बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय एन अग्रीमेंट मेड बाय हिम with such third party and the partners of the reconstituted firm। अब ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी समझ लो उसको पहले से ही अग्रीमेंट कर लिया कि भैया मैं छोड़ के जा रहा हूं, 10 लाख रुपया जो मेरे को देने का था, मेरे बिहाफ में मेरे बाकी पार्टनर्स ए बी सी डी मंजूर कर रहे हैं। थर्ड पार्टी है समझ लो जम्बू ट्रेडर्स। अब जम्बू ट्रेडर्स जो है 50 लाख रुपया फर्म से पाएंगे। ए बी सी डी मेरे बाकी जो पार्टनर्स हैं वो जम्बू ट्रेडर्स को कह रहे हैं भैया इनको मुक्त कर दो, आपका 50 लाख देने का जिम्मेदारी हम ए बी सी डी ले रहे हैं। तब तो कोई डिस्प्यूट का मैटर ही नहीं है, क्योंकि मेरा जिम्मेदारी ए बी सी डी ने ले लिया। क्यों ले लिया? मेरे पास जो गाड़ी था 10 लाख रुपया का, इन लोगों ने ले लिया, ए बी सी डी ने। ये बताना जरूरी तो नहीं है जम्बू को, ये तो हमारी पार्टनरशिप की आपस की बातें थी, मगर थर्ड पार्टी को हम एक रिटर्न अग्रीमेंट कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट के पहले का मामला है 50 लाख। बाय एन अग्रीमेंट मेड बाय हिम विद सच थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, नया फर्म हो गया ए बी सी डी, तो पुराना फर्म तो खत्म हो गया। पार्टनर जब निकल गया तो पुराना फर्म का अस्तित्व खत्म, नया फर्म का अस्तित्व आया ए बी सी डी, और ए बी सी डी बोल रहा है कि भैया मैं पैसे दे दूंगा। एंड सच अग्रीमेंट मे बी इम्प्लाइड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग।
बिटवीन द थर्ड पार्टी इम्प्लाइड कभी कभी हो जाता ना, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, उसका तबीयत खराब है, बेचारा का लिवर खराब है, कितना दिन रहेगा, मगर तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा हम लोग देंगे। तो इम्प्लाइड है, आपस में समझ में आ रहा है कि हाँ नीयत साफ है। एंड द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर ही हैड नॉलेज ऑफ द रिटायरमेंट। तो कभी कभी इम्प्लाइड समझ में आ जाता है, नहीं समझ में आ रहा है, कहीं ऐसा डर है, खतरा है, तो आप एक अग्रीमेंट बना लेते हो अलग से, ठीक है। तो ये हो गया अग्रीमेंट के केस में, ये हो गया रिटायरमेंट के केस में। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सिमिलर चीजें अगर कोई पार्टनर को एक्सपेल किया जाता है, तो एक्सपेल करने के बाद भी थर्ड पार्टी को जो पैसे लेने हैं, बाकी पार्टनर्स मिलकर और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म मिलकर थर्ड पार्टी के साथ जो भी सेटलमेंट करना है वो आपस में इसी प्रकार से करते हैं कि भैया आपसे विजय जो है वो पार्टनर नहीं रहेगा, तो इसका जो लायबिलिटी है या जो भी लायबिलिटी है देने का है वो हम लोग बाकी पार्टनर्स देंगे। Notwithstanding the retirement of a partner from a firm, notwithstanding मतलब in spite of the retirement of a partner from a firm, he and the partners continue to be liable as partners to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement। सिंपल कहानी ये बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट हो गया है फिर भी पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। पब्लिक नोटिस नहीं दिए हो और कुछ ऐसा काम किए हो जहां पर आपका लायबिलिटी रह जाता है, कंटिन्यू टू बी लायबल एज पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम विच वुड हैव बीन एन एक्ट बाय द फर्म। आप रिटायर हो रहे हो, ठीक है, ये तो आपस का मामला है, आप रिटायर हो रहे हो, बट मिलकर आप लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हो, बाहर वाले को तो नहीं पता है ना कि आप लोग के अंदर में क्या चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर वाला जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए, और ठीक है बाहर वाले के साथ धोखा नहीं होगा, ये तो चलो तय हो गया। अब मैं तो भैया पार्टनर हूं, मैं रिटायर ले रहा हूं, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो भैया तुम पब्लिक नोटिस दे दो, क्योंकि कल को कोई थर्ड पार्टी ये बोल दे कि नहीं मैं तो ये पैसा दिया था ये सोचकर कि भाई आप इस पार्टनरशिप फर्म में है, हो सकता है ना। तो ये झमेला को खत्म करने के लिए आप बेहतर ये होगा कि आप पब्लिक को बता दीजिए कि भैया मैं अब इस फर्म में पार्टनर नहीं हूं, तो कोई भी लेन देन इस फर्म के साथ करें तो ये सोच कर करें कि मैं अब इस फर्म में पार्टनर नहीं हूं, भैया मैंने इस फर्म से हाथ जोड़ लिया। अब मेरे को देखते हुए, मेरे बारे में सोचते हुए अगर आपको लगता है कि मैं बहुत भला इंसान हूं, इस फर्म को पैसा दे दो, सप्लाई कर दो, आपको ये भरोसा है कि भैया जब तक मैं इस फर्म में हूं आपका पैसा नहीं डूबेगा, भैया मैं इस फर्म से निकल रहा हूं। अब आपको जो भी डीलिंग करना है आप अपने हिसाब से करिएगा। तो ये पब्लिक नोटिस देने का यही मतलब है। चलिए, प्रोवाइडेड दैट अ रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी who deals with the firm without knowing that he was a partner। भैया अब आपको पता ही नहीं था कि मैं पार्टनर हूं, तो आप कहां से मान ना मान तू मेरा मेहमान, जबरदस्ती आप मुझे क्यों फंसा रहे हो? आपने तो मुझे देखकर, मुझे सोचकर, मुझे समझ करके तो ये डीलिंग किया नहीं था, तो भैया मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? अगर ये फर्म आपका पैसा डुबा दिया है तो वाई आर यू ट्राइंग टू कैच मी? तो अगर किसी को पता ही नहीं था कि मैं पार्टनर हूं तो भैया मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? ये सिंपल सा बात है, लॉजिकल है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये जितना भी लॉ हम और आप पढ़ रहे हैं ये हाईली लॉजिकल होता है। लॉजिक्स को सही तरीके से समझोगे, अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नोटिसेस अंडर सबसेक्शन 3 में बी गिवन बाय द रिटायर्ड पार्टनर और एनी पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो भैया रिटायर्ड पार्टनर बोल दे या बाकी कोई पार्टनर बोल दे कि देखो भैया अब ये हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 32।
a partner is set to retire when he ceases to be a member of the firm without bringing to an end the subsisting relations between the other members. देखो ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हट रहा हूं, मैं मेंबर बनने से अब मैं पीछे हट रहा हूं, बट आप लोगों का रिश्ता एज इट इज रहेगा और बिटवीन द फर्म एंड द थर्ड पार्टीज. कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म वैसे ही चलेगा. द टर्म डज नॉट कवर द केस वेयर अ पार्टनर विड्रॉज फ्रॉम अ फर्म बाय डिसॉल्विंग इट. कहने का मतलब है कि रिटायरमेंट डज नॉट मीन डिसोल्यूशन. रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन दो अलग अलग चीज है, विच शुड प्रॉपरली बी रेफर्ड एज अ डिसोल्यूशन एंड नॉट एज अ रिटायरमेंट. बात क्लियर है? जब मैं फर्म से निकल रहा हूं और फर्म कैरी ऑन कर रहा है तो हम बोलेंगे रिटायरमेंट. हम फर्म से निकल रहे हैं और अब फर्म भी खत्म तो हम कहेंगे डिसोल्यूशन. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म डज नॉट डिसॉल्व इट. इट क्या है? इट का मतलब है डिसॉल्व द फर्म. मैं रिटायर हो रहा हूं, ये सीधा बात है. सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गया तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम बंद हो गई क्या? बस समझ में आ गया आपको बात, सिंपल सा बात है. तो कोई प्लेयर रिटायर हो रहा है बट टीम चल रही है. एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये आपके रेफरेंस में एग्जाम में लिखने में काम में आएगा. आइए पढ़ते हैं. बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. द सुप्रीम कोर्ट इन विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद. क्या बात है, विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद. तो भैया याद करने के लिए एकदम याद रखो, विष्णु भगवान के साथ चंद्र भगवान है और आपको प्रसाद मिल रहा है. चंद्र भगवान के साथ चंद्रिका है और आप पूजा कर रहे हो और आपको प्रसाद मिल रहा है. तो विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद. तो नाम एकदम इजी है, याद हो जाएगा आपको. हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन इफ एनी पार्टनर वांट्स टू डिसएसोसिएट फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस. ये लाइन है, देखो सुप्रीम कोर्ट इस लाइन पे बता रहा है. इफ एनी पार्टनर वांट्स टू डिसएसोसिएट फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इन अ क्लॉज ऑफ द पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज अगर है कि एनी पार्टनर वांट्स टू डिसोसिएट फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस which was being construed comprehends a situation where a partner wants to retire from the partnership. Dissociate मतलब not dissolution. यही सेम चीज सुप्रीम कोर्ट बता रहा है विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद में. The expression clearly indicated that in the event of retirement the partnership business will not come to an end. तो सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है, कोई हुआ होगा, झमेला हुआ होगा, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होगा तो कोई बोला होगा कि भैया अब तो डिसोल्यूशन हो गया, फर्म खत्म. तो फर्म खत्म नहीं हो रहा है, पार्टनर डिसोसिएट हो रहे हैं, फर्म अभी भी जिंदा है. एग्जाम्पल, mere retirement of a partner who was a tenant of the premises. अब यहाँ सिचुएशन क्या, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, ये ऑफिस प्रेमाइसेस है, यहाँ पर ये पार्टनरशिप फर्म काम कर रहा है, बट ये प्रेमाइसेस का टेनेंट जो है, टेनेंट है विनोद. अब विनोद बाबू रिटायरमेंट ले रहे हैं, विनोद बाबू बोलते हम पार्टनर नहीं रहेंगे, तो ये टेनेंसी तो विनोद बाबू के नाम पे है ये जगह. तो क्या विनोद बाबू अब हट रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि ए सी और डी को विनोद बाबू ये राइट दे दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो यही सिंपल सा बात है. तो ये आप पढ़ लीजिएगा. आइए अब देखते हैं लायबिलिटीज ऑफ एन आउट गोइंग पार्टनर. आउट गोइंग पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है, हमें छोड़कर जा रहे हो, मत जाओ, बट क्या करें, जाना पड़ेगा. तो जा रहे हो तो ठीक है भैया, लायबिलिटी तो समझते हुए जाओ कि तुम्हारा लायबिलिटी क्या है.
as we have studied, as we have already stated earlier, a retiring partner continues to be liable to the third party for acts of the firm after his retirement until public notice of his retirement has been given either by himself और by any other partner. मतलब पब्लिक को जताना बहुत ज्यादा जरूरी है भैया. रिटायरमेंट हो गए हो, ठीक है, रिटायरमेंट हो जाओ. अब रिटायर हो गए हो तो भैया प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं. प्रॉफिट तो मिलना बंद हो गया आज से ही, नहीं मिलेगा. समझो बात को. प्रॉफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. मगर थर्ड पार्टी को तो पता नहीं है. अब तुम रिटायर हो गए हो, फर्म ने 60 लाख रुपए का सामान ले लिया. किससे लिया? मिस्टर बिप्लब से लिया. बिप्लब. बिप्लब कौन है? बिप्लब विनोद का दोस्त है. बी फॉर विनोद, बी फॉर बिप्लब. विनोद बाबू तो रिटायर हो गए. बिप्लब बाबू को पता ही नहीं है. बिप्लब बाबू से 60 लाख रुपए का सामान ले लियो और बाद में विप्लव आ रहा है विनोद के पास. अरे भैया तुम लोग यार क्या कर रहे हो, मेरा पैसा नहीं दे रहे हो. विनोद बोला हमको क्या मालूम, हम तो पार्टनरशिप छोड़ दिए. तो विप्लव बोलेगा अरे यार छोड़ दिए, मेरे को बताया भी नहीं यार, हम तो तुम्हारे भरोसे माल दे दिए थे 60 लाख रुपए का. तो इसीलिए बोलते हैं थर्ड पार्टी को हमेशा जानकारी देना जरूरी है. तो पब्लिक नोटिस दे दो भैया, वरना धोखा हो सकता है. जब तक साथ में थे तब तक तो कोई बात ही नहीं था. अब साथ छूट गया है तो समझदारी से काम करो, सावधानी से काम करो, वरना धोखा ही धोखा है जिंदगी में. तो ये धोखा को बताया जा रहा है भैया, पब्लिक नोटिस दे दो, धोखा से बचो. But the retired partner will not be liable to any third party if the latter deals with the firm without knowing that the former was a partner. Latter मतलब third party. अब विप्लव जो है कभी जाना ही नहीं है कि विनोद बोल के कोई पार्टनर है. समझा ही नहीं, जाना नहीं, माना नहीं, पहचाना नहीं. और विनोद बाबू आउट हो गए. विप्लव बाबू 60 लाख का सामान दिए. तो क्या विप्लव बाबू जो थर्ड पार्टी है विनोद बाबू का कॉलर पकड़ सकते हैं क्या कि भैया विनोद को तो जानते ही नहीं है. तो यही चीज बता रहे हैं भैया, और कुछ खास बात नहीं है. बहुत सिंपल सा लॉजिकल सा बात है कि अगर बट द रिटायर्ड पार्टनर कौन है? विनोद. विल नॉट बी लायबल टू एनी थर्ड पार्टी है विप्लव. इफ द लैटर मतलब विप्लव, ठीक है, डील्स विद द फर्म मतलब आप समझ लो ABCD फर्म था इनका, जहां विनोद भी था, बट विनोद निकल चुका है. विदाउट नोइंग द फॉर्मर वॉज अ पार्टनर. विदाउट विप्लव को पता ही नहीं है कि फॉर्मर मतलब विनोद पार्टनर था. तो भैया विनोद का बात हो रहा है ना. रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है विनोद. तो अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? विनोद के बारे में. तो भैया विनोद का लायबिलिटी का बात कर रहे हैं. तो भैया विनोद तुम्हारा कोई लायबिलिटी नहीं आएगा क्योंकि विप्लव तो तुमको जानता ही नहीं था. तो विनोद भी बोलेगा हाँ ये तो हमको भी मालूम है. तो विनोद को भी मालूम है, विप्लव को भी मालूम है. तो मालूम किसको नहीं है? CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है, मगर अब उनको भी मालूम चल गया है. कॉमन सेंस का बात है. चलिए, CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को सब पता है. आगे चल के वही तो गाइड करेंगे, दुनिया को वही तो चमकाएंगे. आइए दोस्तों, थोड़ा मेहनत करिए पहले. द लायबिलिटी ऑफ अ रिटायर्ड पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज कंटिन्यूज अंटिल अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट हैज बीन गिवन. ये बात बार बार बोला जा रहा, तो आप समझ चुके हो. एज रिगार्ड्स द लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट, द रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर द सेम. कोई भी काम पहले हुआ तो उसका लायबिलिटी तो रहेगा, अनलेस there is an agreement made by him with the third party concerned and the partners of the reconstituted firm. अब समझ लो विनोद विप्लव के साथ और अपने बाकी पार्टनर्स ACD के साथ एक अग्रीमेंट करते हैं कि भैया मैं तो चला, दुआओं में याद रखना, बट आगे विप्लव तुम्हारा जो भी पैसा है मेरे को तंग मत करना, क्योंकि A, C और D वादा कर रहे हैं कि पैसा तुम्हें चुका देंगे.
और विप्लव भी बोला हाँ 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 भैया, विनोद भैया जाइए, तीर्थ रास्ता पे जाइए, आराम से जाइए, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि हमें आपके बाकी पार्टनर्स पे भरोसा है। तो विनोद का लाइबिलिटी से विनोद फ्री हो गया दोस्तों, फ्री नहीं हुआ, फ्री हो गया। देखो फ्री होना और फ्री होने में बहुत फर्क है। अभी आप नहीं समझोगे, अगर आप विनोद के पोजीशन पे हो गए तब आप समझोगे, तब वो आके घर पे जाके बोलेगा अपनी वाइफ को, अरे भाग्यवान फ्री हो गए, ठीक है। सच एन अग्रीमेंट may be implied by the course of dealings between the third party and the reconstituted firm after he had the knowledge of his retirement. चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। If the partnership is at will, याद करो भैया, जब तक मेरा इच्छा है तब तक मैं पार्टनर रहूंगा, और जब मेरा इच्छा हो मैं निकल जाऊंगा, तो इसे कहते हैं पार्टनरशिप इज एट विल। The partner, by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire, will be deemed to be relieved as a partner without giving public notice to the effect. इसका मतलब ये कि बड़ा रंगबाज टाइप का पार्टनर है, पार्टनर एट विल। भैया मैं बस बोल दिया कि मैं निकल रहा हूं तो मैं निकल रहा हूं, बाकी पब्लिक को तुम लोग ही संभालो, ठीक है, मेरे को इतना मत बोलो। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टनर जो है ये बड़ा ही हिम्मत वाला या बड़ा ही थोड़ा सा दबंग टाइप का पार्टनर है। उसका मतलब ये था कि देखो पब्लिक को तुम लोग समझो, शुरू से ही वो एट विल पे है कि जब तक मेरा इच्छा तब तक मैं रहूंगा, जब तक मेरे को ठीक लगे तब तक मैं रहूंगा, बाकी सब झमेला में मेरे को मत डालो, मेरा नाम यूज करो। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये शाहरुख खान टाइप का पार्टनर है। बड़ा आदमी का नाम ले लिया, छोटा आदमी लोग जो भी है मिलके काम कर रहा है, बोला भैया पब्लिक नोटिस फोटिस ये सब से नहीं, अब चलो हो गया, साल भर का बात था, साल भर तेरे को सपोर्ट किया भैया, हम चल रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप इज एट विल। और कोई दूसरा पार्टनर होता तो भैया जाने ही नहीं देंगे तुमको। कोई कौन सा फिल्म का गाना था ना, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने नहीं, ऐसा कुछ था यार, कुछ था जो भी आपको पता है सब। तो ये भैया पार्टनरशिप एट विल है, ये कभी भी चाहे तो जा सकते हैं। ये बस इतना ही बोलेंगे, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर हम आज नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सपल्शन दुख का बात है, किसी को निकाल देने का बात है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सपल्शन करके ये यूनिट को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है, रिलैक्स रहिए, कोई खास डरने वाली बात नहीं है, रिलैक्स करके पढ़िए। उसके बाद हम आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का एक नमूना दिखाते हैं आपको, देखना चाहेंगे? चलिए ठीक है, उसको भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, ये वादा करते हैं। सो दोस्तों रिलैक्स करके पढ़िए, रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एंजॉय योर क्लासेस, आई एम रियली एंजॉइंग टीचिंग यू गाइज, एंड प्लीज़ कीप ऑन सेंडिंग योर फीडबैक्स। आप कमेंट करिए, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, and yes, I will answer them personally. Thank you very much.